एनिमे की दुनिया के अंदर नो डाउट बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज हैं जो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन आई एबिलिटीज वन ऑफ द कॉमन एबिलिटीज हैं जो कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा ओवर पावर बना देती हैं और इसकी वजह से कैरेक्टर बहुत ज्यादा आउटशाइन भी करने लगता है। तो ऐसे ही टॉप 20 आइज को आज के हम वीडियो के अंदर वीक से स्ट्रॉन्ग के ऑर्डर में रैंक करेंगे और उन्हें एक्सप्लेन भी करते चलेंगे कि वो काम कैसे करती है। तो हाँ, एंड तक जरूर बने रहना क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना ताकि तुम्हें ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने को मिलती रहे। तो सबसे पहले नंबर 20 पे आती है आइजावा की इरेजर क्वर्क फ्रॉम माय हीरो एकेडमिया सीरीज से, जहां उसकी ये आइज बहुत ज्यादा पावरफुल है और एक तरह की ब्रह्मास्त्र है। लेकिन हाँ, ये किसी अपोनेंट को अकेले डिफीट नहीं कर सकती है, लेकिन किसी भी बैटल में जहां कोई भी पावरफुल अपोनेंट क्यों ना हो, उसे डिफीट करने के लिए एक की एलिमेंट बन सकती है, क्योंकि ये किसी भी अपोनेंट की क्वर्क को नलिफाई कर सकती है, चाहे वो कितनी भी ज्यादा पावरफुल हो। इसीलिए ये इतनी ज्यादा फियरसम बन जाती है। और ऊपर से ये एबिलिटी हर किसी के ऊपर काम करती है, लेकिन एक लिमिटेड रेंज में और एक पर्टिकुलर टाइम तक करती है। और इस एबिलिटी को और ज्यादा फियरसम और डेडली बनाने के लिए हमारे आइजावा को एक ऐसे पार्टनर की जरूरत पड़ती है जो इस बैटल में ऑफेंसिव होकर अटैक कर सके, तभी ये एबिलिटी 20 पे रैंक करती है, वरना बहुत ऊपर जा सकती है। एंड इसके बाद नंबर 19 में आती है सीएल फॉस्टन की आई, जहाँ पे ये आई एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है हमारे डेविल और ह्यूमन के बीच में, जहाँ डेविल जो है हमारे ह्यूमंस की डिजायर को फुलफिल करने का काम करता है, बदले में वो उस होस्ट की सोल को अपने कब्जे में ले लेता है, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो ब्लैक बटलर सीरीज के अंदर जब सीएल हमारा सेबेस्टियन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है तो उसकी सील प्लेसमेंट के लिए वो अपनी राइट आई को चुनता है और ये सील ही डिसाइड करता है कि उनका बॉन्ड कितना ज्यादा पावरफुल होगा और इसी की हेल्प से वो सेबेस्टियन को कंट्रोल कर पाता है और उसकी पावर्स को फुल पोटेंशियल पे यूज कर पाता है टू फुलफिल और टू अचीव हिज रिवेंज। एंड इसके बाद नंबर 18 पे आती है एवरग्रीन की स्टोन आइस फ्रॉम फेरी टेल सीरीज। ये पावर बेसिकली एक माइथोलॉजिकल क्रीचर यानी कि मेडुसा के ऊपर बेस्ड होती है, जहां उसी की तरह जब इस आइस को कोई देखता है या किसी से आई कांटेक्ट होता है तो वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, जो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसे किसी भी तरह के मैजिक से डिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता है और ऊपर से इसे कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए हमारी एवरग्रीन हमेशा ग्लासेस पहन के रहती है। एंड इसके बाद नंबर 17 पे आती है कनाओ की स्कारलेट आइस फ्रॉम डीमन स्लेयर। कनाओ की इन आइस के एक्टिवेट होने के बाद उसे काइनेटिक विजन मिल जाता है, जिसके अंदर उसके अपोनेंट की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है और कंपैरेटिवली उसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है और इसलिए वो अपने अटैक्स को काफी एक्यूरेसी और काफी ज्यादा प्रिसिशन के साथ लॉन्च कर पाती है। और तो और वो अपने अपोनेंट की मसल मूवमेंट को एनालाइज करके उसकी वीकनेस, उसका नेक्स्ट अटैक का भी अंदाजा लगा सकती है। बेसिकली कुछ टाइम के लिए वो सुपर ह्यूमन बन जाती है, लेकिन हाँ, इसकी उसे बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि इसे यूज करने की वजह से वो ब्लाइंड हो जाती है और सिर्फ 2 बार वो यूज करती है और उसका अच्छा खासा उसे नतीजा चुकाना पड़ता है और इसी कॉस्ट की वजह से ये इस रैंक पे है, वरना काफी ऊपर भी जा सकती थी। और इसके बाद नंबर 16 पे है लियोस की ऑल सीइंग आइज ऑफ गॉड, जहाँ पे इन्हें एक्टिवेट करने के बाद वो किसी भी ट्रुथ को फाइंड कर सकता है। कोई ऐसी चीज जो उसे दिखाई ना दे रही हो वो उसे भी रिवील कर सकता है, चाहे वो पास्ट में छुपी हो चाहे वो फ्यूचर के अंदर छुपी हो, उससे कुछ नहीं छुपाया जा सकता है, क्योंकि बेसिकली वो इसके अंदर अपने अपोनेंट को एक हेलुसिनेशन में फंसा देता है या फिर ये कहो कि एक फॉल्स वर्जन क्रिएट कर सकता है जिससे उसे सब पता लग जाता है। लेकिन हाँ, इतनी पावरफुल एबिलिटीज को हासिल करने के लिए उसे भी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है, जो मैं तुम्हें बता के इस सीरीज का मजा तुम्हारा खराब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सीरीज उसी चीज के अराउंड में रिवॉल्व करती है। लेकिन हाँ, जब जब वो अपनी आइज को एक्टिवेट करता है गूज़बम्प्स बहुत ज्यादा आते हैं। एंड इसके बाद नंबर 15 पे हमें देखने को मिलती है यू की प्लंडर आइस फ्रॉम चार्लॉट सीरीज, जहाँ पे शुरुआत में तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि वो 5 सेकंड्स के लिए किसी की भी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर सकता है, जो कूल तो है लेकिन बहुत बेसिक है। लेकिन आगे जाके हमें ये चीज पता चलती है कि यू जब किसी की बॉडी में जाता है तो उस पर्सन के पास अगर कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी है तो यू उसे स्टील कर सकता है, और वो कितनी पावर को स्टील कर सकता है इसकी कोई लिमिट्स नहीं होती है, और इन दी एंड वो सीरीज का सबसे ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर बन जाता है। तो बहुत कमाल की सीरीज है, तुम इसे भी जरूर चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके बाद नंबर 14 पे है हेल्स जैगन आई फ्रॉम यू यू हाकुशो सीरीज से, जहाँ पे जैगन हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में से एक होता है सीरीज के अंदर, जो ये आइज को पोजेस करता है। और इसकी आइज बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि हमने जितनी भी अभी तक डिस्कस करी है ये सारी आइज कैरेक्टर के एक या फिर दोनों आंख के अंदर होती है, लेकिन वहीं जैगन की एक थर्ड आई ओपन हो जाती है उसके फोरहेड के ऊपर, जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है, जिसके चलते उसे टेलीकाइनेसिस, साइकिक एबिलिटीज, टेलीपैथी और माइंड कंट्रोल करने की एबिलिटी मिल जाती है, जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा पावरफुल और ब्रोकन एबिलिटी है। लेकिन उसके बाद भी वो एक अच्छे खासे ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लेता है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। एंड इसके बाद नंबर 13 पे आती है शिनिगामी आइस फ्रॉम डेथ नोट सीरीज, जहाँ पे शिनिगामी के साथ एक डील करने और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद जो एक डेथ नोट को होल्ड करता है, उस कैरेक्टर के पास हमें ये आइस अटेन होते हुए देखने को मिलती है, जिससे यूजर किसी की भी लाइफ स्पैन, उसका नाम, उसकी एज, कितना साल उसके पास बाकी
हैं, एक तरह से ये कह लो कि वो लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि उसके पास डेथ नोट है। मींस वो अपने विल के अकॉर्डिंग किसी को भी कभी भी मार सकता है, विच इज एक्चुअली में टेरिफाइंग। एंड इसके बाद नंबर 12 पे आती है किंग ब्रैडली या फिर रैथ की अल्टीमेट आई, जहाँ पे ब्रैडली इन आइज को एक्टिवेट करने के बाद अपने अपोनेंट की सारी मूवमेंट्स को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेता है और उनके अकॉर्डिंगली ही अपने अटैक्स को प्लान करता है। और ऊपर से ये बंदा ठहरा है एक स्वॉर्ड्समैन, तो ये आइस उसे और ज्यादा पावरफुल बना देती हैं, जिसके चलते वो ग्रीड तक को डिफीट कर पाया था। बेसिकली कह सकते हो कि ये नारुतो सीरीज की एक शारिंगन आइस की तरह है। और इसके बाद नंबर 11 पे हमें देखने को मिलती है अकाशी की एम्परर आई फ्रॉम कुरोको नो बास्केटबॉल सीरीज से। बेसिकली इन्हें एक्टिवेट करने के बाद अकाशी किसी की भी मूवमेंट को क्लोजली ऑब्जर्व कर सकता है और उसकी फ्यूचर मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकता है जो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होती है। और इसी वजह से वो मोस्ट ऑफ द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के अंदर काफी अच्छे से अटैक करके अपने अपोनेंट्स को डोमिनेट कर पाता था और इसी वजह से उसे कोर्ट के ऊपर अनडिफीटेड और एम्परर का टाइटल दिया गया था। खैर नंबर 10 पे आती है सर नाइट आई की फोरसाइट एबिलिटी, जो हमें माय हीरो अकेडमी सीरीज के अंदर देखने को मिलती है, जहां उसकी ये ऑकुलर क्वार्क की एबिलिटी की वजह से वो किसी का भी फ्यूचर देख सकता था और फ्यूचर देखने के साथ साथ वो किसी भी कैरेक्टर की इंपॉर्टेंट डिटेल्स का भी पता लगा सकता था, जो उसकी काफी स्ट्रेटेजिक और कैलकुलेटेड प्रिसाइज स्टेप्स लेने में हेल्प करती थी। और एक बार अगर नाइट आई ने किसी का फ्यूचर देख लिया तो उसे बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता है, जहां 1 से 2 हमें एक्सेप्शन सीरीज के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसे सिर्फ 1 घंटे के लिए एक दिन में एक ही बार यूज किया जा सकता है, उसके बाद वेट करो अगले दिन का। खैर नंबर 9 पे आती है कुरापिका की स्कारलेट आइज, जहां इन आइज को इमोशनल ट्रिगर से ही अनलॉक किया जा सकता है, जस्ट लाइक शारिंगन, जिसे अनलॉक करने के बाद कुर्ता क्लैन के मेंबर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल पावर्स और नई एबिलिटीज मिल जाती हैं। लेकिन हाँ, पूरी सीरीज के अंदर हमने सिर्फ इसे एक ही कैरेक्टर को यूज करते हुए देखा है, जो थी कुरापिका, जहां वो अपनी पावर्स को अपनी कमांड के अकॉर्डिंग टाइम के साथ बढ़ा सकती है। जिसके बाद नंबर 8 पे आती है रियुवा की टेंजेत्सु आइस। अब मोस्टली आइस यूजर को एक ऐसी एबिलिटी दे देती है जिसकी वजह से उसके पास जितनी एबिलिटीज होती है वो सारी एम्पलीफाई हो जाती हैं। लेकिन रियुवा का केस जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, क्योंकि इन आइस को अटेन करने के लिए उसे अपनी सारी मैजिकल पावर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये सेक्रीफाइस उसके लिए काफी यूजफुल होता है, क्योंकि वो किसी का भी फ्यूचर देख सकता है, एक जगह पे रह के वो कहीं दूर का प्रेजेंट भी देख सकता है और उसमें क्या हो रहा है, उसके अपोनेंट के पास कितनी वीकनेसेस है, क्या उसके थॉट्स है, उसकी मेमोरीज क्या है, वो सब पता कर सकता है। बस अपनी मैजिक पावर्स को यूज नहीं कर सकता है, जिसको ओवरकम करने के पास उसके पास अच्छे खासे सपोर्टर्स होते हैं, जिसमें से एक यामी की बहन भी होती है जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा उसके साथ रहती है। जिसके बाद नंबर 7 पे देखने को मिलती है वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक आई शारिंगन, जो नारुतो वर्स के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराई जाने वाली आइज में से एक है, जो 3 ग्रेट डोजुत्सु में से एक मानी जाती है और इसे बेसिकली एक उचिहा क्लैन का मेंबर ही पोजेस कर सकता है, जो हमें तब देखने को मिलती है जब एक उचिहा क्लैन का मेंबर किसी बड़े इमोशनल कंडीशन या फिर ट्रॉमा से गुजरता है, तब वो इसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो बेसिकली चाक्रा को डिटेक्ट कर सकता है, किसी भी निंजुत्सु को कॉपी कर सकता है और अपने रिफ्लेक्स को और ज्यादा फास्ट कर सकता है। जिसके 2 और स्टेजेस हैं, मांगेक्यू शारिंगन एंड इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन। वैसे हाँ, नारुतो सीरीज के अंदर जितनी भी आइज हैं, ये सारी मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो तुम्हें दोनों चीजें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे देखने को मिल जाएंगी। जिसके बाद नंबर 6 पे देखने को मिलती है एक और आइज जो नारुतो वर्स से ही बिलोंग करती है, यानी कि रिनेगन, जो बहुत सारे कैरेक्टर्स के पास अब तो देखने को मिल जाती है, जिसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइज भी माना जाता है, जिसकी वजह से अब हमें ये आइज हर दूसरे विलेन के पास देखने को मिलती है। लेकिन स्टिल इससे मिलने वाली एबिलिटीज यूजर को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती हैं, जिसमें से सबसे बेसिक जो है वो है 6 पाथ का एक्सेस, और बाकी बहुत सारी एबिलिटीज हैं जो रिनेगन की वजह से मिलती हैं, जो डिपेंड करता है कैरेक्टर के ऊपर कि उसकी आइज के पैटर्न क्या है। तो ये सारी चीजें भी मैं ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो तुम्हें ये भी आई बटन पे देखने को मिल जाएगी। एंड इसके बाद नंबर 5 पे हमें देखने को मिलती है शिनरिगन आइज, जो हमारी बरूटो सीरीज के अंदर ईडा के पास देखने को मिलती है, जहाँ शिनरिगन आइज जो है हमारी ईडा को बहुत सारी पावरफुल एबिलिटीज का एक्सेस दे देती है, जैसे कि वो एक जगह पे बैठ के ही कहीं की भी कोई भी चीज देख सकती है, जस्ट लाइक अ मूवी। दूसरा, वो अपनी आइज से किसी को भी अफेक्ट कर सकती है एज अ चार्म की तरह, जो उसका फॉलोअर टाइप का बन जाता है और वो उसे अपोज नहीं कर सकता है। तीसरा, वो ओमनीपोटेंस को यूज कर सकती है, जिससे उसने कवाकी और बरूटो की प्लेसेस स्विच करके उनका वजूद बदल दिया, और हमें ऐसा लगा था कि ओमनीपोटेंस बस इतना ही करती है, लेकिन आगे जाके पता लगता है कि जैसे अगर किसी यूजर को याद भी आ जाता है कि बरूटो आखिर कौन था, तो धीरे धीरे उसकी मेमोरीज अगेन रीराइट होना शुरू हो जाएंगी, जो बताती है कि ये गॉड लाइक पावर है। और बाकी हमारी ईडा के पास और कौन कौन सी पावर्स देखने को मिलती है, ये तो हमें टाइम के साथ ही पता लगने वाला है। जिसके बाद नंबर 4 पे देखने को मिलती है एडम्स आई ऑफ द लॉर्ड, जो तुम नाम से ही समझ सकते हो कि इसे एडम होल्ड करता है, जिसकी हेल्प से एडम किसी की भी मूवमेंट को रेप्लिकेट कर सकता है, भले ही वो मूवमेंट कितनी भी ज्यादा पावरफुल हो, कितनी भी ज्यादा फास्ट हो, या उसे कोई भी
भी कैरेक्टर यूज कर रहा हो। एडम चाहे तो उसे कॉपी कर सकता है। अब ये पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उस बात का अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो कि इस पावर को यूज करके एडम ने बहुत तगड़ी फाइट दी थी हमारे जियोस को, जिसे किंग ऑफ द गॉड कहा जाता है। एंड इसके बाद नंबर 3 पे आती है लुलुस की सिग्नेचर एबिलिटी गियस, जो उसके लेफ्ट आई के अंदर हमें देखने को मिलती है, जिसे यूज करने के बाद हमारा लुलुस किसी के भी माइंड पे कंट्रोल कर सकता था और वो जैसा बोलता है उसके अपोनेंट को वो बात माननी पड़ती है। इसलिए इस एबिलिटी का नाम उसी के ऊपर बेस्ड है कि पावर ऑफ एब्सोल्यूट ओबीडियंस, जिसके लिए उसे बस कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि वो अपोनेंट को अपनी कमांड मनवा सके, जैसे कि रेंज, आई कांटेक्ट, वर्बल कमांड और उसके साथ उसका दिमाग। जो ये सारी चीजें मिलके हमारे लुलुस को एक वन ऑफ द मोस्ट बैडएस कैरेक्टर में से एक बनाती हैं। एंड इसके बाद नंबर 2 पे हमें देखने को मिलती है गोजो की 6 आइज, जो शायद मुझे तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये इतनी ज्यादा पावरफुल आइज क्यों मानी जाती हैं, क्योंकि 400 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी के पास 6 आइज और लिमिटलेस कर्स एनर्जी दोनों सेम टाइम पर हो, जिसके चलते उसकी आइज का कलर हमें ब्लू देखने को मिलता है, क्योंकि वो एनहांस परसेप्शन और लिमिटलेस टेक्निक को यूज कर सकता है और इससे वो इतनी सारी बारीक चीजों को देख सकता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसकी आइज इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि उसे हमेशा उन्हें ब्लाइंड फोल्ड करके रखना पड़ता है। बाकी तो तुम कुछ जानते हो कि गोजो एक फैन फेवरेट कैरेक्टर है और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि हमने पूरी सीरीज में देखा है कि उसे कोई नहीं हरा पाया था एक्सेप्ट किंग ऑफ कर्सेस के। एंड फाइनली हम आ जाते हैं नंबर 1 के ऊपर, जो लिटरली में बहुत ही ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है, जिसे शायद एक वीब ही गेस कर सकता है। तो चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ 3 सेकंड का, तुम्हें इस एबिलिटी को गेस करके कमेंट में बताना है। अगर तुम सही हुए तो तुम एक ट्रू वीब हो। तो अगर तुमने भी ये आवाज की ऑल माइटी आइस नीचे कमेंट में करी है तो तुम जीतते हो पूरे 7 करोड़, क्योंकि लिटरली में ये आइस बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो ये आवाज को डेफिनेटली सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बना देती है, जिसे हमारा सीरीज का मेन कैरेक्टर भी अकेले नहीं हरा पाता है। और इन्हीं आइस को सही टाइम पे एक्टिवेट करने के बाद वो सोल किंग इचिबी को भी हरा पाता है, जो अभी हम कोर 3 के अंदर ही देखने वाले हैं, जिसके अंदर बेसिकली उसकी आई का जो आइरिस पार्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिससे वो फ्यूचर की सारी पॉसिबिलिटीज को देख सकता है, जो अपने आप में ही एक बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड एबिलिटी है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि उन सारी पॉसिबिलिटीज के अंदर जिस पॉसिबिलिटी के ऊपर यह आवाज हाथ रख दे वो उसे चुन सकता है। मतलब तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम्हारा फ्यूचर क्या हो सकता है, क्योंकि वो सारा हमारे ये आवाज के कंट्रोल में है और इसलिए ये नंबर 1 पे होना डिजर्व करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी कर लेना। वैसे अभी भी बहुत सारी ऐसी आई एबिलिटीज हैं जो शायद इस लिस्ट में प्रेजेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि ब्याकुगन, जूगन, टेंसाई गन एंड बहुत सारी। तो इन सब के ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुका हूँ अपनी एक और वीडियो के अंदर, तो तुम उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा भी अगर कोई बच जाती है तो तुम उसे कमेंट में जरूर ड्रॉप कर सकते हो, उसे हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसे ही एनिमी और मांगा से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।